स्वागत है आपका पीसीएस जीएस एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 71st का जो प्री हुआ था। तो इसमें हम कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे जिससे कि आप कम से कम 20 से 30 नंबर डेफिनेटली आप इंक्रीज करोगे। हालांकि आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पर फिर भी आप इसको एक बार देखें और आप इसको रियलाइज़ करें कि जो जब आपने 71st पेपर जब अटेम्प्ट किया था तो आपने क्या क्या मिस्टेक्स कमिट की थी। पहली बात तो ये वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो ये सोचते हैं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है और अचानक से है ना हमारा हो जाएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने एक बार जो स्टैंडर्ड जो भी रिसोर्सेज है उन्होंने क्या है रीड कर लिया है, और वो कहीं ना कहीं 20 से 25 नंबर के अंतराल में वो रह जाते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीपीएससी हर बार रिपीट करती है, और वो उसका ना एग्जाम सेट करने का पेपर एमसीक्यू और ऑप्शन सेट करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अगर आप उसको थोरोली बहुत अच्छे से अगर रीड करोगे तो आप बहुत अच्छे से उसमें बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जैसे ये 10 क्वेश्चन है, हम इनको तो छोड़ देते हैं। मैथ रीजनिंग का है, इसको तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब जैसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो ये हमारा जो कि 11 क्वेश्चन होगा। तो 11 क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर वॉन बाय बिहार प्लेयर्स इन 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। ये हालांकि इसमें हम अगर बात करें तो कोई ट्रिक्स वगैरह इसमें तो हमारा काम करने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन इसको आप स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इस पे हम ध्यान से देखेंगे कि ये कहा ये जा रहा है कि कोसी, ठीक है। अब ये देखो, आप करंट अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ा है, कोसी मेची जो लिंक प्रोजेक्ट है ये। अब आप ये देखो, इसमें पहली बात तो ये देखो कि अगर आपको नहीं भी पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप क्या करो, ये देखो पटना नालंदा, ये देखो नालंदा और गया कहाँ पे यार, सिवान, है ना। सिवान हमारा बिल्कुल वेस्ट में है ना। बिहार का सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है लगभग, ये वेस्टर्न ही है, यूपी से बॉर्डर टच करता है। और हमारा कोसी देखो कहाँ पर जाती है, ठीक है, कोसी कितना दूर है उससे। तो ये आपका ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया। फिर आप आ जाओ सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, है ना। ये आप ये बेगूसराय, ये भी देखोगे, अगर बिहार का अगर मैप आपने देखा हुआ है अच्छे से तो ये ऑप्शन भी आप स्किप कर दोगे, ठीक है। अब ये जब देखोगे तो ये आपको इजीली ये आंसर आपका आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमने ऐसे बाय एलिमिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो फिर हम दूसरा देखते हैं। देखो आप इसको ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, ठीक है, बट फिर भी आप इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या है, कितने ऐसे लैंग्वेजेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप करंट में अगर आपने कवर कर ही लिया होगा, ठीक है। ये देखो आपने ये ना इसमें लैंग्वेजेज लिखा हुआ है। बीपीएससी को थोड़ा सा तो उसमें अकल लगाना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं कि इसमें लैंग्वेजेज पूछा हुआ है। अरे भाई, लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि एक से ज्यादा होगा। आपने भाषा नहीं पूछा, भाषाएं पूछी हुई है, तो ये मोर देन वन इसमें। ऐसे ही अगर नहीं आता है आपको तो आप बाई इस ऑप्शन ऐसे जा सकते हो, ठीक है। लैंग्वेजेस कितनी भाषा, थोड़ा तो स्टैंडर्ड बना लो बीपीएससी वालों, ठीक है। अच्छा ये देखो आप, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने, थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप सपोज करो करंट में है, हाईलाइटेड आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये पूछा ये जा रहा है कि बर्ड, ठीक है, एक नागी बर्ड जो सेंचुरी है, इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया था। तो आप ये सोचो किस संस्था ने किया होगा इसको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बात बताओ, यूनेस्को पहले आते हैं, हम यूनेस्को के। यूनेस्को तो चाइल्ड वगैरह बच्चों के इन सब के लिए क्या करता है, पॉलिसी वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ये इसका इससे क्या लेना देना, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कर गया, ठीक है। दूसरा वर्ल्ड वाइड फंड, WWF, जनरली आप ये देखोगे तो ये भी अगर आपने बेसिक सोर्सेज कवर किया हुआ है तो आप WWF भी एलिमिनेट कर लोगे इजीली, है ना। क्योंकि ये बड़े तौर पे ये छोटे मोटे काम नहीं करता है, ये बड़े तौर पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ज्यादातर ये एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए ही काम करता है, ठीक है। एनिमल प्रोटेक्शन के लिए ही काम करता है ये।
तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, इसमें तो चलो हमारा ऑप्शन तो पंचायती राज, ठीक है, ये हम ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे, अगर आपको आता है तो आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारा, अच्छा ये देखो, ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसका, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। ठीक है, लूनर से पता ये लग रहा है कि चंद्रमा से चंद्र ग्रहण होता है ना, उससे पता लगा। अब चंद्रमा, अब एक बात बताओ कि अगर हम ऑप्शन दूसरे देते हैं, टू टेस्ट न्यू लूनर रोवर्स, इसका ये काम रह गया। ऐसे अजीब ऑप्शन आपने देखा होगा कभी कि नया टेस्ट लूनर रोवर्स वगैरह ये कहाँ कहाँ घूमेगा, ये ना अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। टू क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ द एंटायर मून, थोड़ा ये नेगेटिव एंटायर वाला ये कॉन्टेक्ट जाता है। यूपीएससी में काम नहीं कर रहा है अभी, लेकिन बीपीएससी में तो अभी भी क्या है कि ये ठीक है। अब ये देखो ये कितना प्रैक्टिकल लग रहा है, अपना ऑप्शंस को पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा है फिर भी। टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून सरफेस, अरे भाई मून के सरफेस पे हम यही तो कर रहे हैं, पानी खोज कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई मून रहने लायक है या नहीं है ना। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन लगता है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 17 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये ना करंट उसमें रहा था, करंट अफेयर्स में रहा था। तो अफ्रीकनर्स, अच्छा चलो आपको ये ना नहीं पता है, ठीक है, आप ज्यूम कर लेते हैं और आप इसके ऑप्शन पढ़ो। अफ्रीकनर्स, अच्छा जैसे ये आप पढ़ोगे ना, अफ्रीकनर्स का मतलब जैसे हिंदी में हम देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यही है, हिंदी में भी कुछ अलग नहीं। अफ्रीकनर्स से क्या अभिप्राय है, एक बात मुझे आप ये बताओ कि अफ्रीकनर्स, ठीक है, ये ऑफ इंडो अफ्रीकन डिसेंट इन यूएस, वो क्या अफ्रीकन मूल के निवासी है जो यूएस में रहते हैं। चलो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज इन अफ्रीका, अरे भाई इंडिजिनस ट्राइबल के लिए क्यों ये टर्म यूज होगा, वो तो मूल निवासी ही हो गए। अफ्रीकनर्स, अफ्रीकन कैनर्स, कैनर्स मतलब अगर आप थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा कुछ होगा तो आपको पता लगेगा कि ये ऐसे लोग कहीं जाके किसी और एरिया में रह लेते हैं ना, उनके लिए ना ऐसे शब्द वगैरह यूज होते हैं। तो सबसे हमारा सुटेबल वर्ड है हमारा ये क्या होगा, द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका, जो वो डच लोग रहते थे साउथ अफ्रीका में, जो माइनॉरिटी जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम वगैरह चलाया हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो ये आप ना ऑप्शंस को पढ़ो और उसमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है आप उसको ऐसे चूज करो, ऐसे सिलेक्ट करो आप। फिर हम आते हैं, तो एक हमारा ऐसा भी हो सकता था। फिर हमारा है ये करंट अफेयर्स में रहा है। हालांकि अगर पहली बात कि अगर आपको नहीं आता हो, ठीक है, नहीं आता हो, पहली बात तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपना नॉलेज टेस्ट करेंगे। अगर आपको आता है, ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है, आप अपने नॉलेज को सबसे ऊपर रखेंगे। अगर नहीं आता है तो इन केस में आप क्या करेंगे, दो ऑप्शंस को मैच करें आप, राजाओं की बावली और अग्रसेन की बावली। देखो ये दोनों ना सिमिलर है, नहीं आता है अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ना इन दोनों में से भी चूज करो कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो अग्रसेन की बावली, और आप इसके साथ जा सकते थे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें तो चलो हमारा कुछ ये तो नॉलेज बेस्ड है, टोटली फैक्ट बेस्ड है हमारा। इफ यू नो देन यू नो, इफ यू डोंट नो तो इसमें कुछ ज्यादा चलने वाला है नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये देखो फिर हम आ जाते हैं वही उसमें सिमिलर ऑप्शंस को आप जिसमें, अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोमिनेंट स्लोगन ऑफ द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट। अच्छा यूरोविजन का है कि चलो ये करंट अफेयर्स ना डिफिकल्ट के कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। आप क्या करोगे, चलो आपको नहीं पता है, ठीक है, अटेम्प्ट आपको फिर भी करना है। तो आप ना ये देखो ये ऑप्शन क्या लग रहे हैं आपको, म्यूजिक यूनाइट अस, और ये क्या है, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। अगर आप एक पेपर सेटर होते, अगर आपको बोला जाता कि ठीक है आपने ना पेपर सेट करना है, कंफ्यूज करना है बच्चों को, तो आप ना दो ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि सारी पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रह सकती। आपको एग्जाम में ना 50-50 चीजें देख के याद आएगी और आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने पढ़ा है तो अगर प्रैक्टिकल जो पॉलिसी मेकर्स हैं या पेपर सेटर्स है वो भी कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स ही रहे हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड बाय म्यूजिक ये सुनने में ना इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लग रहा है,
ठीक है, इन दोनों में आप कैसे इजीली आप इसको वो कर सकते थे। एटलीस्ट 50-50 चांसेस तो हो गए, जहां नहीं आता हो 50-50 चांसेस में आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखो आप, क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट द GSLV F-15 मिशन। ये जो GSLV का इसरो ने मिशन जो चलाया हुआ था, इसके बारे में सत्य वचन क्या है। अब ये देखो, चलो इट कैरीड, कितना इसने लोड कैरी किया, ये NVS-2 सैटेलाइट इसने कैरी किया, चलो हमें मान लेते हैं हमें नहीं पता है। अब ये देखो सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि ये ना 101वां लॉन्च, इसने इसका 101वां नंबर का ये लॉन्च था जिसने इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। ठीक है, चलो फिर भी नहीं पता। अच्छा, थर्ड पे सी पे आते हैं हम। इट मार्क इसरोस 100 मैन लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों में से दोनों सही हो सकता है? इन दोनों में से एक तो डेफिनेटली गलत होने वाला है ना। अब आप हम इसको मान लेते हैं कि इन दोनों में से एक सही है। अच्छा, और ये ऑप्शन भी आप एक बार ध्यान से देखेंगे बीपीएससी में, ठीक है। हमने मान लिया एक सही है। अच्छा, इट कैरीड द NVS, इसने 2 सैटेलाइट ये वाले कैरी किए थे। तो अब आपके पास बच गया है सिर्फ 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में आपको लगता है कि भाई अगर मुझे नहीं पता है तो शायद ये हो सकता है कि ये ज्यादातर सैटेलाइट के बारे में ज्यादातर चीजें सही होती है, तो ना आप इसको मोर देन अब इसके साथ डी के साथ जा सकते थे। ठीक है, अब हमें आपको ना पेपर में क्या करना है आपको कि मैक्सिमम ऑप्शंस को ना एलिमिनेट करना है। जितने ज्यादा आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे और उसके बाद फिर अटेम्प्ट करोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सही होने की और ज्यादा क्वेश्चन आपके करेक्ट होने की। अब जैसे ये स्टेटमेंट है G18, हालांकि सबने तो पढ़ा ही होगा, ये तो हर कोई पढ़ के जाता ही है, फिर भी चलो आप कंफ्यूज हो गए, नहीं याद आ रहा है। इट वॉज लॉन्च इन रियो जेनेरियो में, ये इसको आयोजित किया गया था, चलो नहीं पता मान लेते हैं, बहुत बेसिक बात है, फिर भी चलो मान लेते हैं। थीम इसका क्या था, फिर भी चलो मान लेते हैं नहीं पता। अब ये देखो क्या कह रहा है कि द रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन, ये किस पे जोर देता है कि भाई टैक्स लगाया जाएगा किसके ऊपर, बिलियनियर्स के, जो भी वर्ल्ड में बिलियनियर्स है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। एक बात बताओ भाई, ये G18 की मीटिंग, G20 की मीटिंग हो रही है, ठीक है, और G20 की मीटिंग में क्या G20 कोई देश है? अरे भाई, टैक्स अगर कोई लगाएगा किसी के ऊपर, बिलियनियर्स भी तो किसी देश के नागरिक होंगे ना, और उन देश के नागरिक के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार किसका है? वहां की गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट लगाएगी ना। ये क्या मतलब, ये इलॉजिकल सा स्टेटमेंट आप इसको ऐसे काट सकते थे, ठीक है, गलत कर सकते थे। अब बच गया आपका, चलो इन दोनों में आपको मान लो नहीं पता है, ठीक है, और फिर हालांकि अगर देखा जाए तो ऑप्शन दोनों ही गलत है, लेकिन फिर भी आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, और आपको 50% भी नॉलेज है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। ठीक है, हम मैक्सिमम एलिमिनेशन यूज करेंगे, कैसे हम ज्यादा पॉसिबिलिटी, संभावना ज्यादा हो जाए क्वेश्चन सही होने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बाकू का। चलो ये देखो, एक और फिर वही है ना, कि ये कहा जाता है कि कहा जा रहा है UN क्लाइमेट का एक कॉन्फ्रेंस हुआ बाकू में। ठीक है, अब इसमें क्या किस किस निष्कर्ष पे लोग पहुंचे, क्या क्या, चलो इसमें पहला स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है, इसका एम क्या है भाई, फोसिल फ्यूल को ग्लोबली 2030 तक क्या कर देना, बैन कर देना। अच्छा, पहली बात तो ये स्टेटमेंट आप ये देखो, चल ये रहा है 2024, 6 साल में क्या फोसिल फ्यूल टोटली, मतलब हो सकता है ऐसा, टोटली बैन हो सकता है? ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लग रहा है। अब ये कह रहा है कि, अब ये देखो फिर 2 स्टेटमेंट आ गए, अब इन दोनों में से एक डेफिनेटली गलत होगा। ये आप देखना, ये लॉजिक आप याद करके रख लो, काम आने वाला है। ये कह रहा है कि कॉल्स ऑन डेवलप कंट्री, ये बोल रहा है, डेवलप कंट्री को ये बोला गया है कि भाई डेवलप कंट्री मतलब 500 बिलियन डॉलर हर साल डेवलपिंग कंट्रीज को 2030 तक देंगे, 2030 तक देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, 500 बिलियन डॉलर ये कम अमाउंट थोड़ी ना होता है। इतना देने के लिए डेवलप कंट्री क्यों क्यों एग्री कर जाएंगी? कोई मतलब है इस बात का? थोड़ा कम हो तो हम चलो मान लीजिए, 100 बिलियन तक तो बहुत मुश्किल से ये डेवलप कंट्री वाले मानने को तैयार हो रहे थे। अब सी ये कह रहा है कि, ये कह रहा है, और 2 में से एक जो स्टेटमेंट है डेफिनेटली सही होता ही होता है, ऐसे जहां पर 2 दिए हो ना, तो ये कह रहा है कि
ये कॉल्स ऑन डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री को ये बोल रहा है कि भाई $300 बिलियन एनुअली 2035 तक अब दिया जाए। तो ये सुन के कितना सही लग रहा है कि अगर आपको नहीं भी पता है, ठीक है, अब आपको नहीं भी पता है लेकिन आप ये क्वेश्चन सही कर लोगे, जो सिर्फ आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया और चीजें समझी कि कैसे क्या सही हो सकता है क्या गलत। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है हमारा ये करंट का क्वेश्चन है। तो हमने 24 क्या है, एक अवार्ड है, हमने बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था उनको, तो उनको इनमें से कौन सा प्राइज मिला दिया गया, ठीक है। इसमें चलो आपको इसमें भी एक एलिमिनेशन क्या लग रहा है, देखो आप अगर देखोगे, जिसने भी मतलब वही मैंने पहले ही बोला था, एक बात ये बोली थी कि आपने कम से कम बेसिक चीजें ना पढ़ी हुई हो, ठीक है। और 55 से 60 या 65 स्कोर कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने चीजों को पढ़ा है। चलो कट ऑफ नहीं हो पा रहा है उसका, उसकी बात अलग है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स पढ़ा है यूपीएससी के लिए, पुलिट्जर प्राइज किसके लिए होता है भाई? पुलिट्जर प्राइज, आप जनरली पुलिट्जर प्राइज देखोगे तो ये तो न्यूज वगैरह के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसका होने का ये तो आपको पहले ही इसको आप एलिमिनेट कर लो, ठीक है। इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड है हमारा, बस यही बच गया, दो बच गया। इसमें इसकी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब आप इसमें इन दोनों में से आपको किसके साथ जाना उचित लगेगा, आप खुद सोचिए। फिर भी आप 50-50 पे आ गए, अगर आपको नहीं पता है तो भी। अगला है हमारा, चलो ये तो करंट में काफी न्यूज में रहा था, इसको आपको करना ही चाहिए, इसमें हमारा कोई वो है नहीं एलिमिनेशन वाली बात। ये भी हमारा एक यूएनडीपी का ह्यूमन एसबीआई रिपोर्ट 2025 था, इसमें ये बोला गया कि भाई कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के हमारा कितना हो गया है 2023 में, ठीक है। इसको हालांकि अगर एक बात अगर हम डिस्कस करें, चलो आपको अगर नहीं आता है, पता नहीं है बिल्कुल, आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं काफी शॉर्ट रह जाऊंगा कट ऑफ से, अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क लेना है, आप बात ध्यान से सुनिएगा, है ना, रिस्क लेना है अगर आपको, तब आप ऐसे क्वेश्चंस में जो डेटा है उनके साथ आप वो कर सकते हैं। एक मिडिल मार्ग, महात्मा बुद्ध ने मिडिल मार्ग, मध्यम मार्ग वो किया था ना, कि आप उसमें सबसे ज्यादा वाले डेटा को मत देखो, 74 है। हालांकि ये चलो इसको हम इसको रहने ही देते हैं, इसमें रिस्क ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये है, इसमें भी अगर फैक्चुअल है, इसमें भी ज्यादा हमारा अभी कोई गुंजाइश नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं हम। फिर हमारा करंट अफेयर्स है, इसमें ये प्राइज वगैरह तो आप अच्छे से करके जाओगे ही, हो आप इसमें कर लोगे, इसमें भी ज्यादा कुछ हमें इनमें एलिमिनेशन का है नहीं, ठीक है। अब बाकी ये 17 फिल्म फेस्टिवल, ये तो बेस्ट, ये तो हर बार के रिपीटिंग अवार्ड्स वगैरह, ये तो आप इतना मान के हम चलते आप करके जाओगे ही, इसमें हमें कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत है नहीं। अच्छा आप देखो इस क्वेश्चन में, आप देखो है ना, इस क्वेश्चन की फिर से वो आप ना लैंग्वेज पढ़ो, बीपीएससी के ना सवाल में ही 4 से 5 क्वेश्चन में ही, बीपीएससी के क्वेश्चन में ही आपके आंसर्स मिल जाएंगे, है ना। कैसे, अगर आप ये देखो, कहा यह जा रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स, कौन से इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, प्लूरल है ये, देखिए आप कौन से इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को इसमें से रोमन मैग्सेस से अवार्ड दिया गया था। मतलब कि ये साफ साफ ये बता रहा है क्वेश्चन कि भाई एक से ज्यादा लोगों को दिया गया है। अब आप बताओ, अगर आपको नहीं पता है तो ये आप आंसर क्या कर दोगे, मोर देन। अगेन ये बात ये कह रहा हूं, आप नॉलेज तो सबसे पहले है, आप इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगाओगे, आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो आप सही आंसर के साथ टिक करिए, नहीं आता है और आपको रिस्क लेना है, तब जाके आप ये मार्क करोगे, ध्यान रखना आपकी। हालांकि ये तो फैक्चुअली ही सही है, इंडिविजुअल्स 1 से 2 लोगों को दिया गया, बात सही है, मोर देन वो आंसर हो गया। अब ये देखिए साइंस का क्वेश्चन, फिर से हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ये हमारा है अक्ष अक्ष तीर है, इसके बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही है। पहली बात तो आप ये देखो, अच्छा ये जर्नल सा स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। अगर मैं एक बात बोलूं, अक्सतीर इज द कोर ऑफ इंडियन आर्मी डिफेंस सिस्टम, ये बहुत प्रमुख है अक्सतीर इंडियन डिफेंस के लिए,
तो क्या ये सही, हर एक मिसाइल जो नया लॉन्च हो रहा है क्या वो प्रमुख होगा? नहीं, इसमें कोई गलत होने के चांसेस है? सही है। इट सीमलेसली इंटीग्रेट्स इंडिया लार्जर C4ISR। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये क्या करेगा इंडिया के उसको एक दूसरे से जोड़ेगा, C4ISR से जोड़ेगा। अच्छा इसमें भी कुछ गलत होने का चांसेस लग रहा है? नहीं लग रहा है। थर्ड आ जाओ, it reflects a strategic shift from passive defense to proactive retaliation। ये कह रहा है कि भाई कि हम पैसिव डिफेंस, हम पहले की तरह पैसिव बैठ के हम देखेंगे नहीं, अब हम प्रोएक्टिव बदले की भावना, हम क्या करेंगे, बदला लेंगे। अगर आपने हम पे अटैक किया तो हम भी वो देंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, हर मिसाइल तो इसीलिए बनाई जाती है ना कि भाई आप क्या करोगे, रिटेलिएशन करोगे, पलट कर जवाब दोगे। दो स्टेटमेंट तो आपके ऐसे ही सही निकल रहे हैं। आप अगर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन और सही हो गया। ठीक है, हालांकि ये बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट ये फिर भी सही कर सकते हैं। फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोइंग इंडिजिनस। अब ये देखो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स, फिर से प्लूरल आ गया। आप इसमें देखो, इस वाले में, आप इस वाले में देखो एक बार ध्यान से, है ना। तो मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहा है ये। मेक इन इंडिया, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, F-35, चलो ये F-35 को हम छोड़ देते हैं, हमें मान लो नहीं पता है, ठीक है। मेन बटालियन टैंक अर्जुन, अर्जुन तो हमने पढ़ा ही है भाई, इंडिया बार बार बना रहा है, कितने दिनों से बना रहा है हमारा टैंक। अर्जुन है, नाग है, कौन कौन से टैंक्स है। ATAGS ये भी आप पढ़ोगे, आर्टिलरी गन सिस्टम, ये भी बार बार हमेशा डिफेंस में नीड में रहता है। ये दोनों तो इंडिया बना ही रहा है डेफिनेटली, मोर देन वन हो गया। अगर आपने बेसिक सी चीजें भी पढ़ी है तो ये भी सही हो गया। इसमें तो चलो होलोकास्ट डे हमारा फैक्चुअल है, हमें आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। फिर से आ गया देखो दो में, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है भाई कि कौन सा, हालांकि ये तो बहुत फेमस है, तो आपको आता ही होगा, चलो फिर भी अगर आपको नहीं आता है, इन केस मान लो आप भूल गए हो, ठीक है। देखो, हार्ट ऑफ लाइट ऑफ द हार्ट एंड हार्ट लैम्प। अब ये देखो कंफ्यूज करने के लिए दोनों सिमिलर ऑप्शन है, कौन सा आपको ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, आप उस पर वो करो। 50-50 तो हो ही गया, बाकी तो आपके लक लक पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट जरूर करोगे। 50-50 में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे रिजल्ट जो भी हो। ये न्यूज में रहा था, इंडिया ने क्या कर दिया था, इंडस ट्रीटी जो 1960 में साइन हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया था इंडिया ने। जब सस्पेंड कर दिया था तो भाई ये न्यूज में रहना ही था। अगर आप जनरली देखोगे, रावी सतलज ये दोनों ना हमारे इंडिया के, हमारे इंडिया से क्लोजर साइड में, और झेलम ना थोड़ा वेस्ट साइड में, सिकंदर यहीं पर आया था, यहाँ से लौट के नहीं गया था, मतलब कि इंडस उस वाले पार में, तो जनरली आप झेलम के साथ जा सकते थे। फिर हम आते हैं कि चलो स्टेटमेंट पे हम देखते हैं, ध्यान से पढ़ना। पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी पोवर्टी मेजर। कैपेबिलिटी देखो, ये ना क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है क्षमता आपकी क्या है, पोवर्टी मेजर, कैपेबिलिटी, ये यूएनडीपी डेवलप कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तो हम चलो मान लो कि हमें कोई भी स्टेटमेंट का आंसर हमें नहीं पता है, तो एक बार हम रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या, मतलब अपना लॉजिक हम की क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। पहली बात, कैपेबिलिटी, ठीक है, poverty measure includes children malnutrition as a proxy for lack of health and nourishment। अच्छा ये कह रहा है कि बच्चों के लिए भाई हेल्थ और उनकी जो न्यूरिशमेंट वगैरह, जो उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले, उसकी बात कर रहा है। अच्छा इसमें सही होने के चांसेस हैं, चलो फिर भी नहीं पता तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फीमेल इलिटरेसी, महिला अनपढ़ जो है वो भी इसमें एजुकेशन से वंचित रह जाती है, वो भी एक तरीके से क्या है, इसमें आता है। अच्छा चलो ये भी आपको नहीं पता, आगे हम थर्ड देखते हैं। इट कंसीडर्स मेल इलिटरेसी एज अ की इंडिकेटर ऑफ कैपेबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी ऐसा स्टेप है वहां पर मेल की बात की जाती है क्या सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, बैकवर्डनेस में, या हम गरीबी में? मेल की कहाँ बात की जाती है भाई, जनरली फीमेल, चिल्ड्रन वगैरह इनकी बात की जाती है ना। आप जनरली सोचोगे तो ये तो हमारा, अगर आपने दिमाग अच्छे से लगा लिया है चीजों को, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। और ये कह रहा है कि थर्ड ये गलत, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है,
It includes lack of access to clean drinking water as an important indicator of capability poverty. वर्ल्ड में हर जगह लोग क्लीन वाटर, तो हम क्लीन वाटर तो हमें कहाँ मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, मेट्रो शहर तक में हमें क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है। इसको हम आधार के बनाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई, हम कहाँ कहाँ हमारा डेटा एक्यूरेट आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम इन ऐसे अगर सोचे हम, तो 3-4 को हम क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, 1 to आंसर आ सकता था अगर इस तरीके से आपने सोचा तो। अच्छा, ये आपने अगर जो भी इंडिया का ट्रेड वगैरह होता है, एक्सपोर्ट वगैरह आइटम होता है, हर बार आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे तो आप पढ़ के जाओगे ही, हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि which of which one of the following is not among the top 10 प्रिंसिपल कमोडिटी। इंडिया का कौन सा ऐसा टॉप 10 में कौन सा ऐसा ऐसी वस्तु नहीं आती है, ठीक है, 2024-25 की बात हो रही है, जो हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो आप पढ़ोगे कि भाई ये तो बहुत, पेट्रोलियम और जेम्स जेम्स वगैरह है ना, ये सब तो हमारा टॉप में आता है। ये तो आपका होगा ही नहीं, है तो ऐसे ही कट गया, अगर आपने थोड़ा भी बहुत बजट भी अगर एक बार ऊपर ऊपर से भी देख लिया तो। ठीक है, अच्छा ये आयरन एंड स्टील चलो आपको नहीं पता है, हम इसको छोड़ देते हैं। बासमती राइस, ठीक है, बासमती राइस हमारा जनरली अगर देखोगे तो एक्सपोर्ट तो होता है इसका, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में नहीं आता। ठीक है, वैसे एक तो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर ही लिया था, अब बचता आपके पास दो, अगेन फिर वही दो। अब इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना है, दो में से कुछ भी आप करेंगे, बट फिर भी इसको अटेम्प्ट आप करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो, नॉलेज है तो फिर तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे इस बेसिस पे। अगर आपने हर बार आता है, हर 2 साल में आता है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारा, तो जनरली आप पढ़ेंगे कि 23% तो हर बार, अगर आपने एक बार भी देखा है 23% या 26% तक हो गया हमारा फॉरेस्ट कवर हमारा, तो ये तो जनरली अगर आप देखोगे तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाता है। सेकंड की अगर हम बात करें, चलो आपको मान लो नहीं पता है, ठीक है, ये कह रहा है कि टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आर झारखंड। झारखंड इन सब में तो पहले से ही फॉरेस्ट ज्यादा है, ये और ज्यादा क्या रिकॉर्ड करेंगे। जहां पर जहां पर ज्यादा बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, उत्तर प्रदेश, वहां तो फॉरेस्ट इंक्रीज करने के चांसेस ज्यादा होंगे ना। ये छोटे छोटे एरिया में, झारखंड में पहले ज्यादा है, अंडमान निकोबार में पहले से ही ज्यादा है, तो कितना ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे भाई। तो यहाँ पर ज्यादा होने की संभावना ज्यादा है, अगर आप ऐसे सोचे तो। हालांकि एग्जाम में ऐसे माइंड काम करे नहीं, बट आप एटलीस्ट अगर क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से देखा है तो आप एग्जाम में ऐसे सोच पाओगे। तो ये आप ये भी कर सकते थे। फिर अच्छा, चूजिंग एक हमने ना, एक आपको ये ध्यान रखना है, चूजिंग ऑड, आपको ना 4 ऑप्शन नहीं अगर आपको पता, फिर वही बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा कि आपको वही करना है, अगर नहीं आता इन केस में तब ऐसे रिस्क लेंगे आप, अगर आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। देखो ये बोल रहा है कि भाई which of the following countries had greater share in share than India in the global services export। सबसे ज्यादा, इंडिया से ज्यादा सर्विसेज वगैरह कौन बाहर दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये देखो, रूस देखो, आप ये पढ़ रहे होंगे, रूस पर अमेरिका सेंक्शन लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन सेंक्शन लगा रहा है, उसके अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, हर जगह से उसकी इकोनॉमी डाउन की जा रही है। तो ये कैसे उसको करने देंगे वर्ल्ड वाले, इसको कैसे एक्सपोर्ट करने देंगे इतना, आप इसको काट दीजिए पहले ही। ठीक है, बचा अब इंडोनेशिया और आयरलैंड। आप जनरली ये पढ़ेंगे कि अगर थोड़ा भी अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो आप ये देखेंगे कि जो नेशनल इनकम वगैरह में आपका, चलो ये इसको हम छोड़ देते हैं, डीप में जाना वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। फिर हमारा बच गया दो ये ऑप्शन, इन दो में अगर आपको डब्ल्यू देना हो, देखना हो तो चूजिंग, और सबसे, और अगर वो आयरलैंड उसने क्यों निकाला, इंडोनेशिया है, मलेशिया दे सकता था, उसके आसपास सिंगापुर दे सकता था, चाइना दे सकता था, ये आयरलैंड क्यों ढूंढ के यूनिक क्यों निकाला। तो दिस कुड बी द प्रोबेबल आंसर। 40वां नंबर है हमारा, यूविन पोर्टल के बारे में बोला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, करेक्ट कौन सा नहीं है,
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट सही कौन से हो सकते हैं, ठीक है, या इनको रीड करते हैं, देखते हैं क्या इसमें निकलता है। ये बोल रहा है इट प्रोवाइड्स क्यूआर बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। हम इससे क्या करेंगे, हम ना वैक्सीनेशन लगाएंगे और हमें क्यूआर क्यूआर कोड में हमें ये सर्टिफिकेट देगा। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? सही तो है, हर जगह क्यूआर कोड इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसमें दिक्कत है बताइए? सही हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ये तो होगा नहीं, इसको तो आप काट दीजिए। ये बोला जा रहा है कि ये क्या करता है, ये आसान बनाता है। ये क्या करता है, ये बोल रहा है कि भाई क्रिएशन ऑफ आयुष्मान भारत अकाउंट्स फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ये बोला जा रहा है कि ये इसमें क्या दिक्कत है, आयुष्मान भारत कार्ड ए आभा फॉर क्रिएटिंग, ये अकाउंट ये क्रिएट करेगा, तो इसमें क्या दिक्कत है? सही तो है, इसमें कुछ भी गलत लग रहा है? अब आता है हमारा ये, द पोर्टल इज एक्सेसिबल इन 11 रीजनल लैंग्वेजेज। अब ये हमें नहीं पता और इसमें लॉजिक नहीं हो सकता, या तो ये सही या गलत यही हो सकता है, ठीक है। वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ठीक है, वैसे तो स्टेटमेंट क्या है हमें नहीं पता, इसमें इसमें क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम ये जनरली देखें तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट कौन से, सारे ही करेक्ट है। ये हो सकता है वो गलत हो, लेकिन दो हमने, अगर हमने ये पढ़ा दो सही हो रहा है स्टेटमेंट, तो तीसरा भी क्या पता सही हो जाए। अब जैसे बट 50-50 पे तो हम आ ही गए, या तो आंसर सी होगा या डी होगा। अगर आपको नहीं पता है बट फिर भी आप 50-50 पे आ गए, इससे ज्यादा आपको फायदा क्या होगा? बाकी तो भगवान मालिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचेंगे। अब आप ये देखिए, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। ये बोला ये जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसने ज्वाइंटली क्या डेवलप किया है, नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। किसने ये नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक डेवलप किया है? तो आप एक बात बताओ, डेवलप करने का काम कौन करेगा? जिसके पास फंड हो, जिसके पास फंड हो और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो। एक बात बताओ आप मुझे, ये नीति आयोग ले लो एक बार। पहली बात तो ये देखो, नीति आयोग तो भाई क्या करता है कि एडवाइस देता है ना, एडवाइस देता है, रिपोर्ट निकालता है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है, इसके पास कहां से पावर आ गया कि कुछ चीजें स्टैब्लिश करे? ये तो गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट, ये क्या करेगा? ये तो ऐसी चीजों में पॉलिसी स्टैंडर्ड बनाता है। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बच गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सही कर सकते थे। अगला हम आ जाते हैं, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन रोड। ये भारतमाला परियोजना के तहत कौन सा स्टेट? ये तो चलो फैक्चुअल है, हमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। आगे बढ़ जाइए आप। फिर से देखिए, अगर आप, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसान जो ऋण पोर्टल था, इसके लॉन्च होने से पहले जो किसान क्या करते थे कि अपने रीपेमेंट या उसके इंसेंटिव जो उनको मिलता था, जो सरकार उनको इंसेंटिव देती थी, वो कहाँ पर, कौन सी मिनिस्ट्री के पास वो अप्लाई करते थे? आपको नहीं पता? नहीं पता तो चलिए हम देखते हैं। नहीं पता तो ऑप्शंस को आप काटो इसमें। पहले एक बार ये ना सी ऑप्शन देखते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। अरे भाई आरबीआई, आरबीआई किसको वो करने लगा? आरबीआई के पास कोई इंडिविजुअल फार्मर जाके अपना लोन वो करवा सकता है क्या कि भैया हमें, हमने इतना पैसा खर्च किया और हमारा सब्सिडी दे दो? आरबीआई बोलेगा ना ना भाई, हम तो सरकार को ही पैसा देते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन ऐसे ही कट गया, सी तो आपने ऑप्शन काट दिया। अब आ जाइए आप ए और बी पे। देखिए इसमें मिलता भी है, नाबार्ड और नाबार्ड। तो आप ये देखो, इन दोनों में से आप कोई भी वो करो, आंसर आपका बी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमें ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। बार बार आप ये पढ़ेंगे कि इंडिया का फॉरेन फॉरेन रिजर्व लगातार लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये लगातार इंक्रीज हो रहा था, तो ये बार बार वही पूछ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इतनी कंट्री है इंडिया के पास, इतना क्राइसिस रहता है, ये 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कैसे हो जाएगा? इतना ज्यादा हमारे पास यूएस डॉलर थोड़ी ना है, सबसे ज्यादा चाइना के पास है, फिर और जर्मनी और पावरफुल कंट्री है। 7th होना तो बड़ा मुश्किल है। सेकंड, ये सी ये कह रहा है कि भाई
डिक्रीज हो गया। अरे डिक्रीज कहाँ हुआ, लगातार तो बढ़ ही रहा था। ईरान ईरान से पहले, ईरान वाले क्राइसिस से पहले लगातार बढ़ रहा था। ईरान के बाद हमने जब ज्यादा पैसा पे करना शुरू किया है तब अब ये घटा है, आप ये ध्यान रखेंगे, है ना, अब ये घटा है। तो आप, और अभी तक तो आंसर आपका ए होगा, अब घटा है ये। तो याद रखेंगे अगर इस बार भी क्वेश्चन आ गया 70 सेकेंड में तो। अच्छा ये क्वेश्चन चलिए हमने मान लिया कि देखिए हर क्वेश्चन आप पढ़ के रिवाइज करके नहीं सही कर सकते। जितना आपने पढ़ा है और उसमें लॉजिक आपने लगाया है, ऐसे ही जितने भी आप टॉपर्स देखोगे ना वो कट ऑफ ऐसे ही क्लियर करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता शहनशाह जो अचानक से पढ़ के सब कुछ वो सही करके इतने नंबर ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये बोला जा रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे डेटा है 5, इसमें which of the following states recorded less than 6% of the population as multi-dimensional poor? कौन से स्टेट में 6% से कम मल्टी डायमेंशनल पुअर, इसका आप डेफिनेशन एक बार देख लेंगे। मल्टी डायमेंशनल पुअर आते हैं 6% से कम। अरे उत्तर प्रदेश का देखते हैं। अरे एक बात बताओ भाई, सब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और वहां पर 6% से कम मल्टी डायमेंशनल वाले पॉवर्टी वाले कैसे हो जाएंगे? पॉसिबल है ये? बिहार ऑप्शन दे दे, है ना, मध्य प्रदेश दे दे, राजस्थान दे दे, तो साफ साफ गलत हो जाएगा ये। इसको हमने काट दिया। अब लेते हैं हम जम्मू कश्मीर। अच्छा जम्मू कश्मीर की जनरली आप आबादी देखोगे 78 लाख के करीब, 78 लाख वगैरह के करीब है। और ये हिमाचल प्रदेश की आबादी 1 करोड़ 40 लाख के करीब है। अब एक बात बताओ, जिस एरिया में, जिस भी स्टेट में आबादी कम होगी वहां पर लोग तो गरीबी रेखा से नीचे कम ही आएंगे ना। नहीं, हमने सॉरी थोड़ा हमने ना ये डेटा उल्टा बोल दिया। 1.40 ये जम्मू कश्मीर का है और ये 78 लाख हिमाचल प्रदेश का है। हाँ इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया मुझसे। तो ना ये हिमाचल प्रदेश की आबादी है 78 लाख करीब और जम्मू कश्मीर की आबादी 1.4, 1 करोड़ 40 लाख। तो भाई पुअर 6% से कम, यहाँ तो ज्यादा ही होने के चांसेस है ना। अगर आपको थोड़ा भी पॉपुलेशन के बारे में पता है, हिमाचल प्रदेश यहाँ कम होगा, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये तो आपका बार बार आप मिस्ट्री पढ़ रहे होंगे कि 2023-24 के बजट में था, ये तो आप इजीली कर ही पाओगे, इसमें कुछ वो था नहीं, आसान था ये। अब फिर से हम आ जाते हैं, फिर से आ गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। 2023-24 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आ गया। तो इसमें हम स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज डिक्रीज। अरे क्या बोल दिया ये, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा तो महिलाएं। लगातार आप कुछ भी अगर रिपोर्ट डेटा पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि महिलाओं का सबसे ज्यादा वो ना, पुरुष तो पलायन पलायन करके चले जाते हैं बाहर, महिलाएं बेचारी कई बार अपने घर की खेती होती, छोटे छोटे खेतों को संभाल रही होती है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया बिल्कुल। बी क्या कह रहा है, among 36 state and union territory 90% states have workforce participation rate below the national average of 43.7%। कितना स्टेट में अबव 90% ज्यादा? ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत एक्सट्रीम हो गया, गलत हो गया। 90% से ज्यादा स्टेट ऐसे है जहां पर इतना, इससे इतना कम 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, बिलो द 43। ऐसा हो सकता है? इतना गलत है, ये अपने आप में गलत है। अब ये इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए। देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ रूरल फीमेल एज कंपेयर टू द अर्बन। बिल्कुल सही है, लॉजिकल भी है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, इसमें से जो हमारा कौन सा आउटकम नहीं था, आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, जो भारत सरकार 2020 का जो साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी ला रही है, इसमें से कौन सा, चलो आपको नहीं पता, हम अज्यूम करते हैं अटल इनोवेशन मिशन। ये तो नीति आयोग ला रही है साइंस का, इससे ज्यादा कुछ लेना देना इसमें है नहीं। ये तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन तो बात कर ही रही है गवर्नमेंट, इसमें ज्यादा गलत। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सलेंस फ्रेमवर्क ये भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ऐसे सोच सकते थे, हो सकता हो ये ऑप्शन आंसर ना हो सही, बट सोच सकते थे। ये हमारा डेटा है, डेटा में तो आप ये देखेंगे तो हो जाएगा। इसको चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, आंसर पे हम कोशिश करते हैं स्टेटमेंट पढ़े। इसके बारे में स्टेटमेंट है भाई, इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। अब ये कह रहा है कि अराउंड 87% ऑफ इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू मेजर स्टेट। 87% से ज्यादा जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। चलो मान लेते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। सेकंड देखते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। ये कहां से आपने पढ़ दिया? इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो अगर जनरली आप पढ़ोगे, राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया होती है, गिने चुने हार्डली ही एक दो चीजों में होती है। ये हमारा होना अपने आप में बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, मुश्किल है, इसको हम गलत मान सकते हैं। मोस्ट सीमेंट प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रॉ मटेरियल। अब ये देखो स्टेटमेंट कितना अपने आप में गलत। अगर आपको पता है सीमेंट बनाने के लिए हमें स्टोन चाहिए, जिप्सम चाहिए, तोड़ने के लिए हेवी हेवी चीज है, तो हम यहाँ पर स्टोन मिल रहा है, और हम स्टोन मिल रहा है चेन्नई में, और हम ले जाके पानीपत में लगा देंगे, वो तो भाई ढुलाई और भाड़ा इतना महंगा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 100% गलत आंसर। तीसरा कट गया, पहला कट गया, सॉरी तीसरा कट गया, दूसरा कट गया, पहला आपका आंसर अपने आप आ गया। इसमें मिशन दक्ष में आपको अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप जनरली सी बात ये है कि इसमें आप बेस्ट ऑप्शन चूज करने की कोशिश कीजिए। हालांकि आसान था, ही हो सकता था वैसे ही। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको 52 नहीं आता है। युवा फ्रेमवर्क ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में जो आई थी, उसमें युवा फ्रेमवर्क एक दिया हुआ था, इसमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं था? ठीक है, हम एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, क्या सही लग सकता है, क्या गलत लग सकता है। वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम, क्या दिक्कत है? सही तो हो सकता, क्या दिक्कत है इसमें? वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम, भाई हर एक युवा फ्रेमवर्क में वाइब्रेंसी, हम वाइब्रेंट बनाना है, ब्रिलियंट बनाना है। रेगुलेटरी एनेबलर्स फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए क्यों नहीं बात होगी, रेगुलेटरी की क्यों नहीं बात होगी एजुकेशन वाले फ्रेमवर्क सिस्टम में? ये बोल रहा है इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम। अरे ये कोई हमारा कोई ट्रेड थोड़ी ना हो रहा है कि ये मार्केट को विस्तार किया जाएगा, बाजार को विस्तार, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे बहुत अपने आप में ये ऑकवर्ड स्टेटमेंट है, वाहियात स्टेटमेंट है। इसको आप नोट में करेक्ट कर सकते थे, सही ये है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फैक्चुअल डेटा, सारा ही फैक्चुअल डेटा है। अगर आपने इसमें पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो इसको आप आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए इसको। अब इसमें इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। ऐसे पहला स्टेटमेंट ये है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनमें से तीनों में से देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाई 2041। 2041 तक आते आते 0 से 19 ईयर की जो आबादी बिहार की है वो काफी ज्यादा, मतलब बहुत तेजी से घटेगी। अच्छा ठीक है, चलो नहीं पता मान लेते। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है बिहार की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आपको पता है ना डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? होता है कि जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 से 59, वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से जो 59 है, उसको हम कहते हैं। तो ये कह रहा है कि बिहार की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये 2041 तक पीक कर जाएगी। अच्छा, मतलब पीक कर जाएगा, ये देखो, ये दोनों स्टेटमेंट को ना आप रिलेट करो एक बार। ये कह रहा है कि जब 2041 तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जब पीक कर जाएगा, मतलब ये है कि हमारे देश से, या यहाँ बिहार की बात हो रही है, तो बिहार से 2041 के बाद यंग पॉपुलेशन लगातार घटती चली जाएगी। क्या ये दूसरा स्टेटमेंट पहले को सही कनेक्टेड है? दोनों स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि थर्ड है, द एल्डरली पॉपुलेशन 60 प्लस ईयर इन द बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इंडिया। ये कोई जरूरी नहीं है। पहला दूसरा अगर आप देखोगे दोनों कनेक्टेड है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा अगर आप सोचते तो शायद ये सही हो सकता था, हो सकता हो कि ना भी हो, बट इसमें इतना कुछ सीरियस लेने की जरूरत नहीं। फिर से हम आ जाते हैं आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। ये बोला जा रहा है इसमें कि भाई बिहार के महिलाओं के बारे में
क्या सही है इसमें, एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार वो करती है। पहला ये बोला जा रहा है मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल। अरे भाई फॉर्मल सेक्टर में इतनी इंडस्ट्री, इतनी टर्सरी सेक्टर बिहार में कहाँ डेवलप है कि फॉर्मल सेक्टर में महिलाएं हो सकती है, सरासर गलत है ये। दूसरा ये बोला जा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज। चलो ये सही होने के चांसेस ज्यादा। तीसरा देखते हैं, सी मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्री कितनी बिहार में है कि सेकेंडरी सेक्टर में होंगी, सरासर गलत है, बी आंसर हो जाएगा। आप हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, आपका आंसर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉलिटी का आपने कर लिया होगा कि भाई हाउस ऑफ पीपल कौन वो करेगा, इनके स्टाफ को कौन चूज करेगा, ये तो आसान है, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद स्पीकर। अटॉर्नी जनरल, तो ये हमारा, अच्छा ये इसमें चलो अटॉर्नी जनरल के बारे में हम देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल है जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, सबसे बड़ा वकील होता है भारत सरकार का। आपने अगर बेसिक सी पॉलिटी पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अरे ये तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। इसमें बोला जा रहा है ही गिव्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन द लीगल मैटर्स। अच्छा मान लो ये नहीं पता, इज ए होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। ये होल टाइम नहीं होता, फुल टाइम नहीं होता, ये इज नॉट एंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट, is not entitled of audience except the supreme court। ठीक है, ये भी गलत है, ये हमारा इसका सही हो जाएगा। कॉन्करेंट तो आपको आसानी से पता है कि कॉन्करेंट क्या है भाई, जो ऐसे विषय जिनके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं उनको हम कॉन्करेंट कहते हैं। समवर्ती, हिंदी में समवर्ती कहते हैं शायद। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्यों नहीं, आप वाइल्ड लाइफ पे तो दोनों का ही रहेगा ना, जरूरी तो नहीं। एग्रीकल्चर, अब ये लो, एग्रीकल्चर तो पूरा ही राज्य का मामला है, इस पे तो ये कैसे हो सकता है दोनों में, समवर्ती सूची में नहीं हो सकता है। दो काट देंगे आप, दो काट देंगे, बच गया, और पहला तो सही है ही, तो पहला और चौथा ऐसे ही सही हो गया। इसमें आ जाइए अब आप गार्डियन। अच्छा आप डीपीएसपी पढ़ोगे आप, अब हालांकि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। आप ये देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये बोल रहे हैं गांधीयन जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन सा फॉलो नहीं करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप पढ़ोगे, लिबरल्स का है, लिबरल्स का है, ये तो नहीं होगा। विलेज, महात्मा गांधी विलेज पंचायत खादी की बहुत बात करते थे, आपने अगर नहीं भी आता है, अगर वो विनर्स हो वो ही सोच सकते थे, है ना। तो ये पहला तो गांधीयन होगा ही होगा, तो पहला आप काट दो, पहला तो गांधीयन होगा ही होगा। ठीक है, और बच गया हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड सेकंड। थर्ड हमारा प्रमोशन ऑफ कॉटेज, खादी, अरे कॉटेज और खादी एक ही से तो आएगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 2 और 4 ऑप्शन में आ जाएगा, 3 और आपका 2 3 तो ऐसे ही कट गया आपका। नहीं सॉरी, हमने 2 और 4 आ गया, सॉरी। ये तो शेड्यूल वाली बात है, आपने अगर याद किया हुआ है वो तो आप इजीली कर ले जाएंगे, आंसर इसका 6 शेड्यूल है। बात हम करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, चलो इसमें भी पढ़ते हैं। अगर आपको कभी डाउट, उसमें डाउट भी हो तो आप आंसर देखिए कि क्या सही लॉजिकल लग रहा है। बोला ये जा रहा है कि मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। अरे भाई कैबिनेट सेक्रेटरी तो सलाह देने के लिए होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ये कहां से प्रेसिडेंट इसके सलाह पे थोड़ी ना बनाएगा वो मिनिस्ट्री, तो सरासर गलत है ये। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री, हर एक मिनिस्टर्स को अपना उसका मंत्रालय दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन उसको सलाह देता है, प्रधानमंत्री, सही जवाब है बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम
स्टेट लेजिस्लेचर से हमारा बात हो रहा है, इसमें देखते हैं हम इसमें भी हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन हम वो चूज करते हैं जो गलत होगा। ये बोला, इसमें ये जा रहा है कि एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट। अरे भाई, वो पार्लियामेंट, वो लोग विधानसभा विधान परिषद का कोई मेंबर थोड़ी ना होता है कि उसको राइट टू वोट कैसे मिल जाएगा। गलत है ये जवाब, ये भी गलत है। इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ हाई कोर्ट। आपने अगर थोड़ा सा अगर आप पढ़ा होगा, अगर ये थोड़ा सा अगर आप सोचोगे भी कि किसी भी जज के अगर जो कार्य प्रणाली को अगर लोकसभा में या विधानसभा में अगर हम डिस्कस करने लगे ऐसे, तो हर जज का डेली ही इतने जज इतने सारे कांड करते हुए मिल जाते हैं, हर रोज यही डिस्कस हो। लेकिन नहीं, हम जज के किसी भी डिसीजन की आलोचना नहीं कर सकते, है ना, जब तक क्या है, या हम विधानसभा में डिस्कस नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं हम? जब उसको हटाए जाने का जब उसको हटाए जाने का मोशन लिया गया हो, तब हम उसके व्यवहार को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी हमारा वो क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। ये अगला बोला, डी में बोला जा रहा है कि वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी अलेज्ड इरेगुलरिटी। नहीं, पहली बात तो यह है कि हम लोकसभा में या विधान परिषद में जो भी बात बोले तो उसको किसी भी कोर्ट में या वो नहीं किया जा सकता या चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक मेंबर ने, लोकसभा के मेंबर ने एक महिला पत्रकार के ऊपर बोला था कि बहुत ही कि ये बिकी हुई पत्रकार है, इंडिपेंडेंट वो जर्नलिस्ट थी, अच्छी ईमानदार जर्नलिस्ट थी, उसको कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की उसने। तो उस फीमेल काफी मतलब ब्रेव निकली, उसने बोला कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो ये पार्लियामेंट से बाहर तुम बोल के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कोर्ट डेफिमेशन केस करती हूँ। तो लेकिन वो मिनिस्टर क्या था, वो चालाक था और निर्लज था, है ना, कि उसने ऐसे एलिगेशन, फर्जी तथ्य उसने बाहर नहीं रखा, उसको पता था कि मैं बच जाऊंगा। ठीक है, तो ये न्यूज भी आप देखा करो, ये भी काम की चीज। तो ये ऐसे सही हो सकता था, बाई डिफॉल्ट तो वो सही हो ही गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट के बारे में बोला गया है कि आपके मौलिक अधिकार तब तक सुरक्षित है जब तक आप, कब इसके ऊपर रोक लगाया जा सकता है या आपको इससे वंचित किया जा सकता है। पहला देखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड। जब पूरे जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट की बात की जाए, मतलब जनरल पब्लिक क्या हो गया, हम हैं। अगर हम एज ए जनता है, अगर हमें पता है कि ये थार वाले लगातार जाके स्पीकर वो लगा के अपना फुल वॉल्यूम करके पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका राइट है गाड़ी चलाना, सेफली म्यूजिक चलाना, लेकिन पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करना, पब्लिक उसमें ये लगाया जा सकता है। ठीक है, सेफ गार्ड के लिए लगाया जाता है। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड सोशल नीड आर नॉट बार। अच्छा, सोशल वैल्यू को बनाने के लिए भी, समाज में शांति बनी रहे, अच्छा समाज हो, उसके लिए भी हम वो कर सकते हैं, कुछ ऐसे रोक लगा सकते हैं। ये बोल रहा है डायरेक्टली प्रिंसिपल को हम बाईपास कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। 64, who among the following determines the qualification which shall be requisite for appointment of member of finance commission? फाइनेंस कमीशन के मेंबर का जो भी क्वालिफिकेशन, सैलरी सब डिस्कस करने वाला, निर्धारित करने वाला कौन होता? पार्लियामेंट। ये तो आसान है। ये पॉलिटी का है सवाल। फिर से ये बोला, ये जा रहा है कि सही कौन सा नहीं है। समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन, प्रोरोगेशन एंड सेशन, डिसोल्यूशन, टर्मिनेट हाउस। ये आप पॉलिटी का कोड है, आप इसमें देख लोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। अब इसमें देखते हैं, ये तो आसान है, फाइनेंस कमीशन पंचायत में भी ये कौन वो करता है, रिव्यू फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है ये फाइनेंस कमीशन करता है गवर्नर के साथ डिस्कस करके। आत्मनिर्भर भारत के बारे में मान लेते हैं आपको नहीं पता जो स्टेटमेंट दिया गया है।
पहली बात ये बोली जा रही है कि हिंदी में इसको देखते हैं। पहली बात ये बोली जा रही है कि भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में। ठीक है, भारत की का निर्माण क्या क्षमता वृद्धि हो और निर्यात हम एक्सपोर्ट करें तो सही बात है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। हमारे यहाँ पर अगर घरेलू विदेशी निवेशक आके निवेश करेंगे तो हमारी तो क्या होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो हमें फायदा है। दोनों ही सही है स्टेटमेंट, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, 69 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। 17 क्वेश्चन में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला गया है कि जुरिस्डिक्शन जिसका एरिया है हाई कोर्ट के, अगर आप देखोगे मौलिक अधिकार के बारे में, तो हाई कोर्ट के पास ना ज्यादा पावर आता है कि सबसे पहले अगर हाई कोर्ट ही इसको ओरिजिनल अगर किसी का जुरिस्डिक्शन है मौलिक अधिकार में तो वो आता है हाई कोर्ट पे, ये आप ध्यान रखोगे। तो फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये साफ साफ आंसर है इसका। ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया था, आसान है बिल्कुल। ये भी आसान है, हमारा बॉम्ब लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर 1908 में खुदीराम बोस ने वहां फेंक दिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ये मुश्किल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री तो आप इसमें कैसे सोच सकते थे कि 1911 की बात हो रही है, ठीक है, और ये बात वहां से भी हो रही है, कैलिफोर्निया से, यूएसए, मतलब यूएसए से बात हो रही है। तो ये बोला जा रहा है कि कौन से वैसे प्रोफेसर थे who got an opportunity to become professor of Indian philosophy in the University of California in 1911 में किसको मौका मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर बनने का? आप ये देखोगे श्यामजी कृष्ण वर्मा तो लंदन में गए थे। लंदन में अगर आप इनको पढ़ोगे तो ये लंदन में इनका इनके यहाँ से लेना देना नहीं था। लाला हरदयाल गदर मूवमेंट में शामिल थे, 1913 के पास एक्टिव थे, तो जनरली आप इनके साथ जा सकते थे अगर आपको ये बात पता होती तो। हालांकि आसान नहीं था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है जो एमए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी, तो यहाँ पर 19th सेंचुरी में कौन सा ऐसा वो था हु एनकरेज मुस्लिम कम्युनलिज्म, मुस्लिमों को कट्टर बनाने में किसने ज्यादा वो प्रोत्साहित किया? लॉर्ड मिंटो। अरे मिंटो गवर्नर ये हो गया, ये कहाँ से आ गया? मिंटो तो अपना ये प्रिंसिपल कैसे था, ये तो अपना ये वायसराय था, गवर्नर था हमारे यहाँ, ये कट गया ऐसे ही। बच गया आपके तीन में से, आप तीन में से कुछ सोच सकते थे, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन जो कटे वो तो काट दीजिए। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया, द नहीं द के वर्ड से एरर हो गया, यंग इंडिया महात्मा गांधी। आसान है, साइमन कमीशन को वर्कआउट कर दिया गया, सारे वो थे इंडिया में। साइमन कमीशन 1928 में आया था, ये बस काम की बात है। दिल्ली चलो आसान है, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था। ये डू या डाई, ये भी तो महात्मा गांधी ने, आसान है। डिवाइड एंड क्विट की बात मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी बहुत आसान है। 80 क्वेश्चन में कई कैंडिडेट्स को डाउट हो सकता था, क्यों? क्योंकि है ना, कौन से एक्ट के थ्रू इंडिया का पार्टीशन हुआ? आप कहीं, क्योंकि माउंट बेटन प्लान, जो 3 जून प्लान, जिसको 3 जून प्लान कहा जाता है, कई लोगों ने वो सोच के नॉन ऑफ द अबव मार दिया था, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये आंसर सही। ये फिर से हमारा वही है, 1980 में होम रूल, 1970 में एक्टिव सबसे ज्यादा एनी बेसेंट थी, वो आई भी। चंपारण एग्रेरियन कमेटी, महात्मा गांधी हर बार नाम आता ही आता है, ठीक है। किसान सभा की अगर हम बात करें तो सहजानंद सरस्वती जी थे, आसान है क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था तो इसको आप छोड़ भी सकते थे। 1939 में, हालांकि ये क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहा था लेकिन मुश्किल है, क्यों? क्योंकि ये बोला ये जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर, लेकिन 1939 में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता था, पीएम कहा जाता प्राइम मिनिस्टर, इसलिए इसको नॉन ऑफ द अबव मान लिया गया है। आसान था ये, गिरनार से गुजरात आप आंसर करते ही आपका आ जा रहा था, ठीक है। फिर हमारा प्रज्ञा ज्योतिष हमारा आसाम है, तो ये आसान था। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, इसको आप छोड़ सकते थे। गार्गी आंसर होगा इसका। ऋग वैदिक कौन से नहीं जुड़े थे, ये लेटर वैदिक से जुड़े हुए थे, उत्तर वैदिक काल से।
सुदर्शन लेके तो बहुत आसान है। अगर आपने ऑप्शन से अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रा कौन अशोक ही करेगा, तो सीधे सीधे आपका ये आ जाता है बी का चौथा। अच्छा चौथा तो सारों में। सुदर्शन लेक को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और रुद्र दमन ने इसको क्या करवाया था, रुद्र दमन ने रिपेयर करवाया था इसको, ठीक है, इसको रिपेयर करवाया था। ये आप ध्यान रख लेना, क्या पता कहीं से बना ना जाए। तो ये भी आसान था। अच्छा इसमें देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ये मुश्किल है, आसान क्वेश्चन नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड, कौन से रूलर ने सबसे ज्यादा दिन तक रूल किया। अच्छा मान लो आपको नहीं पता है, ऐसे ऑप्शन देख के नहीं मार देना आप। इसमें ना ये कोशिश करो कि कुछ गलत स्टेटमेंट वियर्ड तो नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी पॉपुलर, वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल। मोहम्मद बिन तुगलक वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल। बलबन वेरी पावरफुल। इतने पावरफुल रूलर है तो इसमें इल्तुतमिश का नाम उसने क्यों नहीं दिया, है ना। इसमें फिर हमारा इसमें नाम नहीं दिया, फिरोज शाह तुगलक का नाम क्यों नहीं दिया, गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्यों नहीं दिया। बहलोल लोधी, ये यूनिक नेम कहां से आ गया, मतलब कि शायद चूजिंग ऑड। इसमें आप ऐसे दिमाग लगा सकते थे बहलोल लोधी के साथ कि पॉपुलर नाम क्यों नहीं दिया इसे। ये आसान है। फिर सुंगर सबसे पहले सबसे लास्ट में आपका ये आना था कुषाण, फिर आपका ये हो जाना था। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आसान क्वेश्चन है। तुलसीदास ने कौन सा वो नहीं किया, ये साहित्य लहरी ये सूरदास जी ने किया था। तो ये स्टेटमेंट फिर से ये क्वेश्चन भी आपका आसान है। 2.5 दिन का झोपड़ा, अच्छा यहां से लगा लो आप। काबुली बाग, काबुली बाग ये पानीपत में है, बाबर ने बनवाया, ए का चौथा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। बी का देख लो आप पहला, अच्छा बी का पहला, बी का भी पहला हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए आप इन इमतादु दौला का जो मुसेलियम था ये किसने बनवाया था, तो ये है नूर जहां। अब तो आ ही जाएगा आंसर। तो इस तरीके से डी का हो गया हमारा दूसरा। डी का दूसरा कहाँ है, डी का दूसरा ये हो गया, ए हो गया इसमें सही। ये आसान है, अगर बिल्कुल आसान है। अगर आप दे सकते थे ज्योतिराव फुले जी ने, हाँ सत्य शोधक समाज स्टैब्लिश किया, सही है। रामास्वामी निकर जी ने जस्टिस पार्टी, ये भी सही है। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश ट्रूथलेस, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा, बाई डिफॉल्ट यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें है बाबर। तो बाबर का लड़का कामरान था, ठीक है। अकबर देखते हो ना, बार बार अकबर क्या कह रहा था, सलीम सलीम, है ना। तो बी का पहला हो जाएगा। 3-1, 3-1। अच्छा फिर आ गया शाहजहां को, अगर आप देखोगे तो सी का चौथा, शाहजहां का लड़का मुराद था। तो थोड़ा ये मुश्किल लग सकता था, आसान नहीं था। तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में हुए, चौथा हमारा कुंडलग्राम में कश्मीर में हुआ। तो आप ये याद रखेंगे कश्मीर में इनके कनिष्क के टाइम में हुआ था, आप ये याद रखेंगे। इसको भी डिलीट कर दिया गया था क्योंकि प्रोविजनल आना था यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी। बीपीएससी वाले ना इनको ढंग से कुछ लिखना भी नहीं आता। अब ये देखो आपकी क्या है हमारा भाई, इसको हटाते हैं पहले, कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन नहीं थे। अरे कौटिल्य, कौटिल्य के समय में तो तक्षशिला, तक्षशिला ही लर्निंग का सेंटर था, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ली। तो उस समय ये तो गुप्ता पीरियड में डेवलप हुआ, गुप्ता पीरियड में। तो कौटिल्य, ये नहीं, कौटिल्य नहीं थे। ये थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन अगर आपको ये 1799 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हो रहा था, जहां पर ट्रीटी ऑफ सेरीरंगपट्टनम हुआ था, वहां पे टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। तो ये सबसे लास्ट में आएगा 4 के हिसाब के साथ। ये 1782 में आएगा ट्रीटी ऑफ सेलबाई।
दूसरा कहाँ है, तो ये आपका आंसर ऐसे ही आ जा रहा है। आसान है ये भी, आप आजाद दोस्ता जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद जी। किसान सभा बिहार स्वामी सहजानंद सरस्वती। आसान था ये बिल्कुल। ये भी हिस्ट्री का आसान क्वेश्चन है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या था, मैजिनो लाइन है। पर्सियन गल्फ, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो आप याद ही रखोगे, रेड पर्सियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, ये उसको कनेक्ट करता है। बहुत आसान था सवाल ये। वेयर इज ग्राउंड जीरो, अच्छा ये देखो आप, ग्रीन बीच, इंदिरा पॉइंट, श्री हरिकोटा, ये न्यूयॉर्क अचानक से बीच में इतना ऑड स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया हुआ है ऑप्शन। तो अगर आपको नहीं आता था, रिस्क लेना था, तो आप ऐसे फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करके आप सोच सकते थे। ये है हमारा डेविल कनेक्ट, कहा जाता है कारा स्टोन्स को। लदांग आसान है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। मजोलिया आइलैंड ब्रह्मपुत्र के ऊपर, ये बहुत आसान क्वेश्चन। अब सेकंड लार्जेस्ट गंगा रिवर, गंगा के बाद हमारा गोदावरी, ये भी आसान सवाल है बिल्कुल। प्रयाग, पांचों प्रयाग आप देख लोगे वैसे, अलकनंदा, भागीरथी, देव प्रयाग, आसान है बिल्कुल। जो टू वोल्केनो आइलैंड है हमारे इंडिया में, नारकोंडम एंड बारेन, है ना, ये कहाँ पर है हमारा, है ना, ये हमारा निकोबार आइलैंड में पड़ते हैं। ये आसान क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था कि मतलब मेरठ जनरली अगर देखा जाए, अच्छे अच्छे सारे क्रिकेटर्स बैट वगैरह वहां पे अपना बनवाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी गुड्स वगैरह के लिए, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बहुत फेमस है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, इसको छोड़ सकते थे वैसे। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च, ये शिमला में है हमारा, आसान है सवाल ये। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बहुत आसान। लोकटक लेक मणिपुर में है, मात्र एक लौता तैरता हुआ पार्क है, ये भी आसान है सवाल। फिर प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क एक मात्र टाइगर है, टाइगर रिजर्व है बिहार में, ये भी आसान था। बिहार का जो स्टेट एनिमल बैल है, आसान है। 2014 में मनमोहन सिंह जी, 2014 में उसी टाइम ये किया गया था, फिर से रीस्टैब्लिश किया गया था। करमनाशा रिवर, आप एक बार रिवर और ये देख लेंगे एक बार, इसमें हालांकि आपको आता है तो आता है, इसमें कोई और वो लॉजिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे है, गलत है। रिजर्व, ये हमारे यहाँ पर ये डिलीट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बिहार के पास ना रिजर्व है, भंडारण है, ना कि प्रोड्यूस करता है वो, ये इसलिए थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या देख के इतने क्वेश्चन डिलीट करवाते हैं। गोल्ड तो जमुई लगातार चला ही आ रहा है। ये बार बार सवाल पूछा जाता है जियोग्राफी में, आप याद रखोगे, CWG, CWG में भी आता है, घुमा के पहले अब ये पूछ देगा अगली बार कि सब ट्रॉपिकल मानसून। ये साइंस का क्वेश्चन है, मुश्किल है, न्यूमेरिकल है, अगर आप उसमें नहीं है तो 200 न्यूटन इसका आंसर होता, छोड़ सकते थे। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, अगर न्यूमेरिकल आपका सही है तो आप कर सकते थे 14, इसमें 14,000 होगा। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, हालांकि जो न्यूमेरिकल्स नहीं है वो कर सकते हैं, 9 × 10⁸ होगा। ये आसान है, साउंड का सबसे ज्यादा स्टील में होता है, सबसे कम एयर में होता है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, तो क्या होता है, जब कंटिन्यूअसली लगातार जब घटेगा तो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, नहीं होगा, वायलेट नहीं होगा, सेम रहेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था ये। फिर से ये भी हमारा न्यूमेरिकल, पता नहीं बीपीएससी क्या पागल हो गए हैं, ये लगातार न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं भाई। आर्ट्स स्ट्रीम वालों का क्या होगा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का तो आपको पढ़ा ही होगा आपने कि भाई इन्फिनिटी होता है इसका फोकस। ये भी 10th क्लास के उससे दिया हुआ है, IR² होगा। हाँ, ये शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो कॉन्टिन्यूसली क्या हो जाता है, करंट लगातार इंक्रीज हो जाता है, बहुत हाई अमाउंट में। टंगस्टन, ये आप इजी क्वेश्चन टारगेट कर सकते थे, हालांकि 20 क्वेश्चन टारगेट कर लोगे आप 30 में से, वो भी अच्छा खासा है। फ्यूज हमारा ये होता है, इलेक्ट्रिक शॉक फ्यूज का बना होता है। ये भी हमारा वो है, पीएच वैल्यू, इसका आंसर 1 होना था। अब ये कौन सी चीजें हमारी रात में भी ग्लो कर रही होती है, स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, ये है, ग्लो कर रही होती है। इसमें हमारा क्या ही आता है, तो आता है
फिल्म में हमारा ये इंडियम टीन ऑक्साइड होता है, ये इसमें भी क्या ही ज्यादा बोले। फिर ये हमारा 12th क्लास से इन लोगों ने लिया हुआ प्लेटिनम होगा, मेटल कंपाउंड जिसको ट्रीटमेंट हमारा इसमें प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन 12th क्लास से लिया हुआ है। विच कंपाउंड इज यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये है हमारा बी आंसर होगा। हालांकि इसमें भी ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते थे, ये आसान था, इसको आप कर सकते थे। ऑयल हम क्यों नहीं स्टोर करते गैल्वेनाइज में, क्यों, इट प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड, हाँ इट रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ ऑयल, जंग लग जाएगा तो सही हो जाएगा। ऑल द स्टेटमेंट सर, ये आसान था। घटना चक्र पढ़िए आप, इसमें सीधे आंसर है, ये घटना चक्र आपको पढ़ के जाना ही जाना है। टेट्राहाइड्रल लेड, जो ये था हमारा क्या होता है, ऑक्टेन रेटिंग के लिए, ल्यूसेंट में भी है। PHBV का बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर, इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉली 3 हाइड्रोब्यूटेन बटराइट CO3 हाइड्रोक्साइड। इसमें आप सोच सकते थे, अगर नहीं पता तो भाई ब्रैकेट में इतना वो क्यों, रिस्की होगा, लेकिन ऐसा सोच सकते थे, अगर रिस्क लेना है तो ले। हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स आसान है। Which of the following term कैरेक्टराइज क्या करता है, इंटरेक्शन बिटवीन, इसमें आप वो कर सकते थे, एंडो सिम्बोसिस एंड एंडो पैरासिटिक, इसमें आप वो कर सकते थे। 50-50 आपके पास चांस था। ये भी 12th का क्लास का मुश्किल है। ये हमारा क्या है, जनरली आसान है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ किसके, लिपिड प्रोटीन, ये सब होते हैं, तो आसान है ये। ओनली नॉट ओनली, ये भी मुश्किल क्वेश्चन है, ये आसान है, इसको आप नहीं गलत कर सकते। एंडेंजर्ड है, जो डेंजर में आने की स्थिति में होते हैं। फिर ये खरीफ क्रॉप है हमारा, शुगर केन है। आप इसको फॉर्मूला बना के याद कर लो, नहीं तो गलत हो ही जाएगा एग्जाम में। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फाइलम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। आप ऐसे याद रखेंगे तो ये भी आसान था। इसमें अगर आप ये देखोगे कि हु वाज द फर्स्ट टू यूज, हु वाज, जनरली अगर आप ये देखोगे, दो लोगों ने मिलकर कम ही चीजों का आविष्कार किया होता है। तो ये आपका अगर दो लोग हैं यहाँ पे, दोनों लोगों अगर छोड़ दो, अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आप सी पे आंसर पे आ सकते थे। ये है आसान आपका। मैंगो मेजो का मिडिल वाला पोर्शन खाने का होता है। ओजोन डे 16 सितंबर को इसको हम वो करते हैं, मनाते हैं। और हमारा इसका मेजर करने का वो डॉप्सन एक यूनिट होता है, जिससे इकाई होती है मापने की, ओजोन लेयर डिप्रेशन। लास्ट है हमारा एडवांटेज। अब इसमें भी ये देखो, माइक, इसमें हिंदी में देखते हैं कि जो माइकोराइजा होता है, इसके संबंध में पौधों को इससे लाभ क्या होता है। ये खनिजों को बढ़ावा देता है, और क्या करता है, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, ये काम करता है। तो अगर ऐसे हम अगर देखें तो कुल मिला के हमने 20 से 25-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम लॉजिक लगा के 25-30 में से कम 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे। उन 30 में से कम हम 20 तो सही कर ही सकते थे। एंड ये 20 आपको एग्जाम में इजिली 95 प्लस स्कोर तो आपको फिक्स करा के रहेगा। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को फॉलो करो, आप प्रीवियस ईयर और भी सॉल्व करो। बाकी हम नेक्स्ट सीरीज भी लेके आएंगे, ये 71 था, 73 लेके आएंगे, और इसी लॉजिक को हम फॉलो करेंगे, और आप देखेंगे कि सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे ये तो ठीक है, आप इसको शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।